नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 4 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो और CPO SI एग्जाम, दिल्ली पुलिस SI, बिहार SI, UP SI, MP पुलिस, राजस्थान एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, इंडियाज फर्स्ट एमपीटी क्लिनिक लॉन्च्ड इन चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। तो भारत में अपनी तरह का पहला एमपीटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे PGIMER कहा जाता है। दोस्तों तो चंडीगढ़ में PGIMPT क्लिनिक को महत्वपूर्ण समन्वय के साथ एक ही छत के नीचे सेवाओं का संग्रह प्रदान, यानी सभी प्रकार की फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट एमपीटी क्लिनिक लॉन्च्ड एट चंडीगढ़ PGIMER। तो दोस्तों वन लाइनर है। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, इंडिया स्लिप टू 53rd रैंक पोजीशन इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। दोस्तों लोकतंत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में लोकतंत्र में जो वैश्विक रैंकिंग आई है, भारत जो है 2 पायदान फिसल गया है, यानी 2019 के मुकाबले 2020 में यह 53वें स्थान पर पहुंच गया है। तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे IEU कहते हैं, तो इसने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई को लेकर भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान फिसल गया है। हालांकि भारत पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को पिछले साल 6.9 अंक के साथ, अंक जो मिले थे, अब वह घटकर 6.61 हो गया है दोस्तों। और जबकि भारत 2014 में बहुत ही अच्छी रैंकिंग थी, भारत की 2014 में यह 27वें स्थान पर था, यानी 7.92 अंक के साथ 27th रैंक पर था। तो IIU की ताजा सूचकांक में नॉर्वे देश सुना ही होगा दोस्तों। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यूरोपियन कंट्री है, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित कह सकते हैं, आर्कटिक वृत्त को टच करता है। और नॉर्वे इसकी राजधानी, यहाँ पर 100% यानी 100% हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी 100% जल विद्युत क्षमता वाला देश है नॉर्वे। बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर लोकतंत्र सूचकांक में इसे प्रथम स्थान मिला है। इसके बाद आइसलैंड को मिला है दोस्तों। आइसलैंड जो है, ध्यान रखेंगे, आइसलैंड वहीं बगल में इसकी राजधानी रेकजाविक है। स्वीडन है फिर तीसरे पर, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। न्यूजीलैंड है और कनाडा का नंबर आता है। तो इस तरह से 167 देशों में यह भारत की जो रैंक है 53वीं रैंक है। और इसमें 23 को, जैसे कि अलग अलग 167 में अलग अलग डिवाइड किया गया है, 23 देश ऐसे यानी 23 को पूर्ण लोकतंत्र माना गया है, और 52 कंट्रीज जो हैं उन्हें त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा गया है, और 35 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरह से भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और साथ साथ ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर वर्गीकृत, यानी इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि भारत को किस वर्ग में रखा गया है, तो भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। और इस तरह से भारत के पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका है 68वें 68 रैंक है, बांग्लादेश की 76, भूटान की 84, पाकिस्तान की 105 रैंक है, और श्रीलंका को भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान को मिश्रित शासन के वर्ग में रखा गया है। और दोस्तों अफगानिस्तान 139वें रैंक पर है, तो उसे सत्तावादी शासन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा 167वें रैंक पर उत्तरी कोरिया है, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है। अब बढ़ते हैं, तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाइड्रो पावर लॉन्चेज यूनिफाइड पोर्टल फॉर गोवर्धन योजना।
दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है कि मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का। तो इसमें गोवर्धन योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। तो जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन को भी लागू कर रहा है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा कौन है, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेश प्रधान व जन शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। इसमें आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं। अब जो है गोवर्धन योजना क्या है दोस्तों, तो 2019 में शुरू की गई, जिसका पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन है। यानी इसका मकसद है कि गोबर से गैस तैयार करना, यानी पशुओं के मल व अपशिष्ट पदार्थ को अथवा खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि भूसा, पत्ते इत्यादि को कंपोस्ट बायोगैस या बायो सीएनजी में बदला जाएगा, यानी बदल कर किया जाएगा। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए कचरे से आय पैदा करके कचरे को सोना में बदलना है। और इस योजना को, इसके तहत हर जिले के एक एक गांव का चयन किया गया है। हरियाणा से इसकी लॉन्चिंग को लेकर करनाल के कुंजपुरा का चयन किया गया है। तो इस योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका भी अहम रहेगी। और दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार का जो अनुपात है 60-40 का है। 60% केंद्र सरकार सहायता करेगी और 40% जो है राज्य सरकार वहन करेगी। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। यूएस एक्सटेंड न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी विथ रशिया कि अमेरिका और रूस न्यू स्टार्ट संधि के लिए राजी हो गए हैं और इस संधि के तहत दोनों देश 2026 तक न केवल अपने परमाणु हथियारों के विस्तार बल्कि हथियारों की होड़ को भी प्रतिबंधित करेंगे। और इसका फायदा चीन को दिख रहा है। यानी इसकी आगे मैं चर्चा करूंगा कि चीन क्यों इस बात से बहुत प्रसन्न है, बहुत गदगद है, तो इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। थोड़ा सा जान लीजिए कि न्यू स्टार्ट संधि है क्या। तो 1980 के दशक में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में प्रत्येक के पास 10,000 से अधिक वॉरहेड थे। जो दो महाशक्तियों के बीच परमाणु मिसाइलों की इस होड़ ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया था। यानी मान लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि जापान में परमाणु प्रयोग किया अमेरिका ने, जापान पूरी तरह से तहस नहस, हालांकि वह जीत हासिल किया लेकिन मानवता का ह्रास हुआ। तो यह जो है, इससे क्या होता है कि और भी देश इससे डरे हुए रहते हैं। तो इस तरह से आखिरकार दोनों देश परमाणु हथियारों को घटाने पर राजी हो गए और स्टार्ट संधि के तहत दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को घटाने पर एक राय हुए और इस तरह से वर्ष 2002 में स्ट्रेटजिक रिडक्शन संधि हुई। इसके तहत अमेरिका ने अपने हथियारों की संख्या को 1700 की, तो रूस ने अपने आयुधों को 2200 कर दिया और वर्ष 2009 में स्टार्ट 1 संधि समाप्त हो गई। इसके बाद एक नई संधि हुई जिसका नाम न्यू स्टार्ट संधि रखा गया है और न्यू स्टार्ट के तहत 5000 से 6500 परमाणु शस्त्रों को हटाने का लक्ष्य रखा गया। यह संधि वर्ष 1991 की, याद रखना 1991 में की गई स्टार्ट 1 का विस्तार है। तो इसके तहत दोनों देशों ने खुद को 1600 सामरिक वितरण वाहनों व 6000 युद्धक हथियारों तक सीमित किया है। खास बात यह है कि अमेरिका और रूस के बीच नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसे न्यू स्टार्ट के तहत 2026 तक न केवल परमाणु हथियारों के विस्तार बल्कि हथियारों की होड़ पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। और दोस्तों, इस स्टार्ट का फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार आया हुआ है। तो न्यू स्टार्ट अब हो गया है, तो न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं इसे। अब देखिए, ये तो रहा ये दोनों देशों के बीच। अब ऐसे में चीन क्यों बहुत खुश हो रहा है, तो इससे चीन को क्या लाभ होगा? तो इसके पीछे कह सकते हैं कि चीन बहुत गलत तरीके से वह सोच रहा है चीजों को। वह विश्व का शक्तिशाली देश बनने के लिए कह रहा है कि उसके लिए यह अपॉर्चुनिटी है कि इन 5 सालों में वह विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। तो इस संधि से चीन पूरी तरह से चूंकि बाहर है, इस संधि उसके सैन्य और परमाणु क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किस पर? चीन पर। तो इस तरह से चीन बहुत खुश है कि वह अब इस तरह से वह परमाणु हथियारों का विकास और वॉरहेड का विकास करेगा। चीन को ऐसा लगता है कि इन 5 वर्षों में वह अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर लेगा। हालांकि चीन ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि उसके पास कितने वॉरहेड हैं।
लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक आकलन ने इसकी संख्या 320 बताई है। यानी चीन के पास 320 एटॉमिक हथियार हैं, जिसमें से 100 यूजेबल है, कह सकते हैं उनका प्रयोग तुरंत किया जा सकता है। तो ऐसे में अमेरिका को पछाड़कर महाशक्ति का सपना जो देख रहा है, बहुत ही गलत, इसके खतरनाक मंसूबे हैं चीन के। आपने देखा ही होगा कि कोरोना नामक महामारी में भी यह शांति से नहीं बैठा। भारत हमारे देश को परेशान करते करते साथ साथ साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द देशों को भी यह तंग कर रखा है। तो इस तरह से यह चीन अब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के निर्माण में जुटा है। इसकी जद में अमेरिका का अधिकांश हिस्सा होगा और इस संधि ने चीन के इस लक्ष्य की राह को और आसान बना दिया है। तो इसलिए चीन बहुत खुश है दोस्तों। अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। अमेजन न्यू सीईओ एंडी जैसी। दोस्तों, अमेजन के जेफ बेजोस का नाम तो सुना होगा, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब उनकी जगह पर नए सीईओ के तौर पर एंडी जैसी होंगे। तो अमेजन के लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं। 1997 यानी 1997 से में ज्वाइन किया था। लंबे समय तक इस कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस की देखरेख वह कर रहे हैं। तो जैसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अमेजन को ज्वाइन किया था और 2000 की शुरुआत में उन्होंने बेजोस के टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। और यहीं पर एक और हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, जेफ विल्के ने कंपनी में 20 साल से ज़्यादा काम करने के बाद अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। अमेजन में बिल के दूसरे हाई रैंक वाले अधिकारी थे। हालांकि वह सोच रहे थे कि उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन अब एंडी जैसी को बनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा अमेजन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने की और तभी से वह इसके सीईओ हैं। और दोस्तों, यह 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी बेलेव्यू वाशिंगटन में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है सिएटल वाशिंगटन में ही है। अब बढ़ते हैं, आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है दोस्तों, और वहां पर नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। उनकी उम्र महज 25 ईयर है। आज वह कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, खासकर कश्मीरी महिलाओं के लिए, कश्मीरी वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक प्रतीक के रूप में जानी जा रही हैं। तो आयशा अजीज ने साल 2011 में मात्र 15 साल की उम्र में पायलट के लाइसेंस पाने में कामयाबी हासिल की थी। फिर बाद में वो सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट भी बन गई। उसके अगले साल वह रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। इसके बाद आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में विमानन में स्नातक किया और 17 में एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया। तो इनका नाम याद रखिएगा। अगले हैं IPS ऑफिसर प्रवीण सिन्हा, गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ CBI। दोस्तों, सीबीआई के निदेशक कौन है? RK शुक्ला। इनका कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो रहा है। अब शुक्ला की जगह सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा होंगे। वर्तमान निदेशक RK शुक्ला का 2 साल का कार्यकाल 3 फरवरी को समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी RK शुक्ला 2019 में नियुक्त किए गए थे। तो प्रवीण सिन्हा सरकार के अगले आदेश तक सीबीआई के अंतरिम निदेशक बने रहेंगे। अब अगले निदेशक का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करेगी, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस समिति में BSF प्रमुख, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना, NIA प्रमुख YC मोदी, CISF के प्रमुख सुबोध जायसवाल, केरल के DGP लोकनाथ बेहरा, ये सब समिति में शामिल हैं और तीनों ने अतीत में एजेंसी में काम भी किया है और संवेदनशील मामलों को संभाला भी है। तो इस तरह से अब इनका चयन, वो लोग अभी कार्यवाहक रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन अमेरिकन राजा कृष्णमूर्ति अपॉइंटेड एज को चेयरमैन ऑफ कॉकपस इमिग्रेशन टास्क फोर्स। दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को कांग्रेशनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस के महत्वपूर्ण आवर्जन कार्यबल का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो यह जो है सह अध्यक्ष, कांग्रेस की सदस्य प्रमिला जयपाल इस कार्यबल की अध्यक्ष हैं। जयपाल प्रतिनिधि सभा में चुनी गई हैं और ये सह अध्यक्ष हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। माया, ये क्या है? एक रोबोट है, रेडी टू असिस्ट यू एट बैंक्स।
तो कर्नाटक के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने माया नाम का रोबोट बनाया है, जो कि एक ऐसा रोबोट है जिसे बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन और रोबोटिक्स विभाग के छात्रों ने 8 महीने में इसे बनाया है और इसको विकसित करने में 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। और इस अबाउट माया के बारे में जानते हैं, बैंकिंग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इट वॉज डेवलप्ड कीपिंग बैंकिंग सेक्टर इन माइंड and program with all banking activities such as advising the customers on opening account and sending them to designated counters for queries। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तकें और पुरस्कारों में। इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर विंस ऑडियंस अवार्ड एट, याद रखेंगे दोस्तों, सनडांस फिल्म फेस्टिवल। दलित महिलाओं द्वारा संचालित भारत का एक नाम मात्र का समाचार पत्र है खबर लहरिया पर बनाए गए वित्त चित्र राइटिंग विद फायर ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 अवार्ड जीता है। यह अवार्ड वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑडियंस अवार्ड के तौर पर दिया गया है। यह फिल्म फेस्टिवल 28 जनवरी से शुरू हुआ और 3 फरवरी तक चला है। तो इसे एक गैर लाभकारी संगठन सनडांस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह संगठन स्वतंत्र कलाकारों को न केवल समर्थन करता है बल्कि उनके काम को आम लोगों के सामने भी लाता है। जैसे अब देखिए खबर लहरिया, इसके बारे में भी जानते रहिएगा। तो यह बुंदेलखंड में से यह प्रसारित होता है, याद रखेंगे। और अभिनेता पैटर्न ओसवाल ने वर्चुअल समारोह की मेजबानी की थी। भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में चलने वाले खबर लहरिया समाचार पत्र पर बने वित्त चित्र राइटिंग विद फायर का जो निर्देशन किया है रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने किया है। बतौर निर्देशक दोनों का यह पहला वृत्त चित्र है। दोस्तों, दलित महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाला यह समाचार पत्र की मुख्य संवाददाता मीरा हैं और अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए समूह ने अखबार का डिजिटल एडिशन भी जारी कर दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में चलता है। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। अजय सिंह अगेन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुने गए हैं, जिन्होंने आशीष शेलार को 37 मत जो है अजय सिंह को मिला, 27 मत आशीष शेलार को मिला। तो गुरुग्राम के एक होटल में हुए चुनाव का आयोजन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किया गया। स्पाइस जेट एयरलाइन के चेयरमैन सिंह के साथ अब नए महासचिव असम के हेमंत कुमार कलीता होंगे, जो कि महाराष्ट्र के जे कोहली की जगह लेंगे। उनकी टीम में संयुक्त सचिव गोवा के दानुष्का डिगामा होंगे। तो ये तीनों अपॉइंटमेंट, इसमें मेन अध्यक्ष है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिलीजेज ए प्ले बुक, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि जापान में ओलंपिक गेम होने वाला है। तो उस जापान की सरकार ने और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आयोजन को लेकर हरी झंडी दे दी है। उधर कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कई तरह की पाबंदियों के साथ ही सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक प्ले बुक जारी किया है जिसमें खेलों के दौरान उठाए जाने वाले कदमों का जिक्र है। तो इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें जैसे खिलाड़ियों और अधिकारियों को बिना अनुमति के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं करना है, खाना सोना छोड़कर हर वक्त मास्क लगाए रखना है। उन्होंने दर्शकों से खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए गाने और शोर मचाने से भी इंकार किया है। इस प्ले बुक में दिया गया है दोस्तों। और कहां होगा, जापान में होगा। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज वर्ल्ड कैंसर डे, आज दोस्तों विश्व कैंसर दिवस है। तो कैंसर से बचाव, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत 1933 में हुई थी। सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस वर्ष 1993 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया गया था। दोस्तों, इस साल विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है, मैं हूं और मैं रहूंगा, ये थीम 2019 से 2021 तक यानी 3 साल के लिए रखी गई है, जो इस साल भी कायम है। तो आखिर विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक और इसके लक्षण से लेकर इसके बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। कई लोगों को ऐसा मानना है कि कैंसर छूने से भी फैलता है, इसके कारण लोग कैंसर के रोगियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये धारणा पूरी तरह गलत है। हमें इन मरीजों से भेदभाव करने की जगह उनका साथ देना चाहिए। और इस जो मैंने बताया है कि थीम आपको 2021-19 से लेकर 2021 तक यही थीम रहेगी। और यह जो है, अब देखा जाए तो भारत की बात अगर की जाए तो हर साल सोचिए, जितना कोरोना से नहीं मरे, हर साल 8 लाख लोग कैंसर से भारत में मर जाते हैं। तो कैंसर कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर बीमारी है।
कई लोग इससे जंग जीत जाते हैं तो कई लोग जिंदगी की रेस हार भी जाते हैं। जैसा कि आप लोग कोरोना काल में ही देखा होगा, कई लोग ऐसे थे जो कैंसर से भी पीड़ित थे, उनका देहांत हो गया। इरफान खान का नाम सुना होगा। तो इस तरह से इसमें सर्वाइकल कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, तो बहुत सारे प्रकार के, मस्तिष्क का कैंसर, लीवर का कैंसर, बोन कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सारे प्रकार के, कई प्रकार के कैंसर होते हैं और इसका इलाज भी काफ़ी महंगा होता है। तो इसलिए जो है, अगर यह फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो इस पर इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर यह जो है समय रहते नहीं अगर पता चल पाता है तब इस पर दिक्कत हो सकती है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज तीसरी सीरीज में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि पहले हम बात किए थे बंगाल का गवर्नर जनरल, अब हम लोग बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल की। तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल में यानी 1833 में ही, याद रखिएगा, 1833 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी 1828 से लेकर 33 तक कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चूंकि 1828 से लेकर 1833 तक यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो इस तरह से ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोस्तों 1803 में गवर्नर की हैसियत से ये भारत आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब, और 1833 चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल इन्हें बना दिया गया। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ था। यही कारण है कि इनका शासनकाल शांति का काल कहा जाता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से। इन्होंने शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया था। बेंटिक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नरबलि की प्रथा का भी अंत किया था। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भी इन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए, इनको यह बहुत विख्यात हैं, इन्होंने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। बेंटिक के कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के शिक्षा क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों अब बात करते हैं चार्ल्स मेटकाफ की। तो यह जो है 1835 से लेकर 1836 एक साल के लिए ही रहे हैं। इनके समय, इनको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, कई बार आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो चार्ल्स मेटकाफ ने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। यह पॉइंट इनका याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। 1836 से 1842 तक रहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था दोस्तों। 1838 से लेकर 1842 तक यह चला था दोस्तों। और इनके समय में याद रखना, एक और भी महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि 1839 में ऑकलैंड ने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था दोस्तों। और ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थी की डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति भी मिली थी। और ऑकलैंड के कार्यकाल में ही बंबई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी की गई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो की। तो लॉर्ड एलनबरो के समय में, इनका भी ये बहुत चर्चित रहे हैं। तो दोस्तों इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। शुरू किसके में हुआ था? ऑकलैंड में। और समाप्त किस में हुआ? एलनबरो के। और दोस्तों इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन, यानी 1843 के एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन भी एलनबरो के समय में हुआ था। एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक और सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा था। नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। यह भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनके बारे में भी जान लीजिए। 1844 से लेकर 48 तक थे। तो इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था जो लाहौर की संधि के द्वारा
समाप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार इन्होंने किए थे। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह जो है 1856 तक थे। लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। डलहौजी एक कट्टर उपयोगितावादी एवं साम्राज्यवादी था, लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। डलहौजी के समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ तथा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और दोस्तों, डलहौजी के कार्यकाल में 1851-52 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में बर्मा के लोअर बर्मा एवं पीगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों, डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ था। याद हो तो 1853 में ही, याद है ना, 1853 में ही पहली रेल लाइन चली थी बंबई से थाने के बीच में, इन्हीं के द्वारा हुई थी। व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन्हीं का था। दोस्तों, डलहौजी के कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, डिस्पैच, वुड डिस्पैच आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनाम कमीशन की भी स्थापना इसने की थी, जिसका उद्देश्य था कि भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। 1854 में नया डाकघर अधिनियम भी पारित किया था, जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ था। दोस्तों, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। 1856 में तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ में स्थानांतरित किया था इसी के काल में, और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। डलहौजी के समय में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया था। और दोस्तों, डलहौजी के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम भी पारित हुआ था और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। डलहौजी ने नरबली प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। और अब बात करते हैं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की, यानी ब्रिटिश भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग साहब 1856 से 1858 तक थे और यह अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 1857 का विद्रोह। दोस्तों, याद रखना, 1857 का विद्रोह के कारण क्या थे? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तात्कालिक सभी कारण थे। तो इसको अब हम लोग अगले अंक में चर्चा करेंगे, जिसमें हम भारत के वायसराय की चर्चा करेंगे। तो यहां तक इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आप लोगों के सेक्शन की। आज आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे उत्तर दिए हैं, कुछ लोगों ने थोड़ी सी गलतियां की हैं, और ध्यान रखिए कि गलत उत्तर नहीं दें। आज उत्तर देने वालों में शर्मिष्ठा सेन, यस के, रुपिंदर कौर, प्रीति कुमारी, खेतेश मंसूरिया, हितेश स्वामी, विनय चंद्रन पी, विशाल कुमार, वंदना सैंधव, उमंग राज, बलविंदर सिंह, सुकेश कुमार चौरसिया, सूरज उपाध्याय, बहात यूनिस, अभिनव सिंह, सौरभ दत्ता, विश्वजीत कुशवाहा, राजेश कुमार, सौरभ चौधरी, मुइन अहमद, संजय नेगी, इतने लोगों ने आज उत्तर और कमेंट दोनों किया है। अब आइए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, भारत का पहला एम्पुटी क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे या चंडीगढ़? दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? यानी 51, 52, 53 या 54? एंड जल शक्ति मंत्रालय ने किस योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गोवर्धन योजना, स्वच्छ भारत योजना, नमामि गंगे योजना या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है, आयशा अजीज हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, वह किस राज्य केंद्र शासित राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़? अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट? तो स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक एटम रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिकवरी ट्रीटी या स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिलोकेट ट्रीटी? तो इसी में से बताना है आपको। एंड छठा प्रश्न है, अमेजन के नए सीईओ कौन होंगे? जेफ विल्के, एंडी जेसी, जेफ बेजोस या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है, हाल ही में खबर लहरिया पर बनाए गए वित्त चित्र राइटिंग विथ फायर ने कौन सा अवार्ड जीता है? सैनडाउंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड,
आईफा अवार्ड, बाफ्टा फिल्म अवार्ड या जी सिने अवार्ड? अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह, हेमंत कुमार कलिता, आशीष शेलार या दानुष्का डिगामा? 9वां प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी को? और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इन प्रश्नों के शीघ्र उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।